हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवाप्यूर टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरह से डॉलर जो है वो अन्य देशों की मुद्रा की अपेक्षा जो है काफ़ी मजबूत हो रहा है, तो उसके पीछे का क्या कारण है, उसका अन्य देशों की जो मुद्राएं है या अर्थव्यवस्था है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज तो उससे जो है जो जैसे हमारा देश का रुपया है उस पर जो है कितना प्रभाव पड़ रहा है, और जो स्टॉक मार्केट है चाहे क्रिप्टो मार्केट है उसके ऊपर भी काफ़ी जो प्रभाव है इसका पड़ रहा है। यदि ऐसे ही चलता रहा और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता रहा, चूँकि रूस और यूक्रेन का जो विवाद है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो उससे जो है क्या 2023 और 2024 में रिसेशन की स्थिति आ सकती है। तो आज की वीडियो में हम ये इस तरह के टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि यदि हम डॉलर की बात करें तो डॉलर का जो प्राइस है आज की डेट में यदि हम रुपये की अपेक्षा देखें तो 81 रुपीज़ जो है हमें $1 के लिए पे करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, यदि हम लास्ट ईयर की बात करें 2021 की बात करें तो हमें जो है लगभग 74 रुपये कुछ पैसे जो है इसके $1 के लिए पे करने पड़ते थे। यदि हम जनवरी की बात करें तो वहाँ भी लगभग 75 रुपये जो है हमें $1 के लिए पे करने पड़े। बट यदि हम रिसेंटली बात करें, नवंबर की बात करें, तो हमें 81 रुपीज़ से भी कुछ पैसे ज़्यादा जो है और भी हमें पे करने पड़े हैं। तो इसका जो कारण है तो हम देखें तो डॉलर है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। उसके पीछे की यदि हम कारण की जानने की बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वो यही है कि जो फेडरल बैंक है उसने जो अपने इंटरेस्ट रेट हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए हैं। जो फेडरल बैंक के प्राइस जो है या फेडरल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट थे वो जनवरी 2022 की बात करें तो वो कहाँ 0.25 के आसपास पर थे, और आज की डेट में यदि हम बात करें तो वो 4% है। उससे जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये है कि जितने भी यूएस इन्वेस्टर हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो भी और देशों के जो इन्वेस्टर हैं या उसमें इंडिया के कुछ इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को इंडिया से और अन्य देशों से जहाँ भी उनका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हर इन्वेस्टर जो है अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करके रखता है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो अपने पैसे को वहाँ से निकाल रहे हैं और यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूएस ट्रेजरी और बॉन्ड में जो है वहाँ पे आज की डेट में उनको 4% का जो इंटरेस्ट रेट प्राप्त हो रहा है, तो वो फिर दूसरे देशों से अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल के वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे जो है जो दूसरे देश की जो मुद्राएं हैं उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी इकोनॉमी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस साथ में उनकी जो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, उन पर भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि कारण यह है कि जब वहाँ से पैसा निकल के हम जो है यूएस में इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। डॉलर की डिमांड से क्या हो रहा है कि डॉलर का जो मजबूतीकरण है वो ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार क्या है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका जो है प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जो है डॉलर का जो प्राइस है रिसेंटली बढ़ा हुआ है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली हर देश की इकोनॉमी के ऊपर और हर देश की मुद्रा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम रिसेंटली देखें, अब यदि हम देखें कि भारत की यदि मुद्रा की बात करें यानी कि रुपए की 1947 से यदि हम देखें तो आज तक की यदि हम देखें 2022 तक देखें तो जो रुपए का प्राइस है वो लगातार जो है डिक्रीज होता गया है। कारण एक चार्ट के माध्यम से देखना चाहिए तो हम देखेंगे कि हमने मान लिया कि 1947 में जो डॉलर का प्राइस है वो $1 के इक्वली $1 यानी कि $1 के बराबर था, बट उस टाइम एक्चुअल में ये $4 के आसपास था। तो उसके बाद जो है जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 के बाद जो है फिर क्या हुआ कि भारत में जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी और काफ़ी जो है डेवलपमेंट इंडियन गवर्नमेंट को करने पड़े। तो उसकी वजह से इंडिया ने क्या किया कि और देशों से काफ़ी जो है वो कर्ज लिया। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि भारत को जो है उन कर्ज को भी उतारना था, उसके लिए भी इंडिया ने जो है नोट प्रिंट करने स्टार्ट किए। तो इस तरह से जो है ये सिलसिला बढ़ता गया, और यदि हम देखें तो 1966 के आसपास जो है $1 का जो प्राइस है वो ₹6 हमें पे करना पड़ता था। उसके पश्चात यदि हम बात करें फिर 1971 का जो है पाकिस्तान युद्ध हुआ, उससे पहले 65 का युद्ध हुआ, उससे पहले जो है चाइना का युद्ध हुआ 1962 में। तो इस तरह से जो है काफ़ी इंपैक्ट जो है इन युद्धों के पड़े, और इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी जो है थोड़ी सी कमज़ोर हुई। तो उस वजह से भी जो है रुपये जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। 1974 में जो रुपये का जो प्राइस है वो $8 जो है हमें $1 के लिए पे करने पड़े। उसके बाद जो है फिर 1990 के बाद यानी कि 91 से 94 के बीच यदि हम देखें तो हमें जो है अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी उदार बनाना पड़ा। उसके पश्चात तो देखें तो 92 में जो है $1 का प्राइस हमें $25 पे करना पड़ा, और उसके पश्चात यदि हम देखें तो 2008 में जब ग्लोबली रिसेशन आया तो उस टाइम जो है वो $43.50 हमें $1 का प्राइस पे करना पड़ा। फिर 2014 की बात करें तो ₹62, 2021 की बात करें वही ₹74.57, और यदि हम रिसेंटली 2022 की बात करें तो हमें जो है ₹81.10 आज की डेट में पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह से देखें तो $2 की अपेक्षा जो रुपये का प्राइस है वो लगातार जो है वो घटता ही रहा है, यानी कि डॉलर की अपेक्षा जो है जो रुपया है वो कमज़ोर होता गया है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं हुआ है कि जो रुपया है वो हमेशा ही कमज़ोर हुआ है, रुपया मजबूत भी हुआ है, बट उसकी अपेक्षा जो डॉलर है वो काफ़ी तेज़ी से मजबूत हुआ है। तो यदि हम इसका इम्पैक्ट को देखना चाहें तो मैं जो है एक दूसरे चार्ट के माध्यम से देखें तो जो मुद्राएं हैं यानी कि एशियन देशों की यदि मुद्राएं हैं, यदि हम उनको पिछले 10 साल का हम उसमें वेरिएशन देखें कि कितना उसमें जो है इम्पैक्ट
पड़ा है वो कितनी परसेंट जो है वो डिक्रीज हुई है। तो उसको देखें तो यदि हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो 2022 में प्लस में थी 7.25%। आज की डेट में यदि हम बात करें तो माइनस का 22% डाउन में है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो फिलीपींस की बात करें तो ये मुद्रा जो है वो 6.59% प्लस में थी 2012 में। आज की डेट में ये 16% माइनस में है। यदि हम नेक्स्ट बात करें सिंगापुर की मुद्रा की बात करें, सिंगापुरी डॉलर की बात करें तो ये 24% प्लस में थी, आज की डेट में माइनस की 6% माइनस में है ये 2022 में। यदि हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की जो मुद्रा है वो 3.37% 2012 में जो है प्लस में थी, आज की डेट में ये 11% यानी 2022 में 11% डाउन है। यदि हम चीन के युआन की बात करें तो चीन का युआन जो है वो 1% प्लस में था 2022 में, और आज की डेट में 2022 में माइनस का 10% जो है ये माइनस में है, यानी कि डॉलर की अपेक्षा जो है माइनस 10% जो है डाउन है। उस तरह से यदि हम भारतीय रुपये की बात करें तो ये 3.40% जो है माइनस में था 2012 में, और आज की यदि हम बात करें तो माइनस में 10.25% ये माइनस में। इस तरह से देखें तो रुपये का जो प्राइस है वो था तो माइनस में 2012 में और 2022 में माइनस में, बट उसमें जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम हुआ है। उस तरह से देखें तो जो डॉलर की अपेक्षा जो रुपये का प्राइस है वो डाउन हुआ है, माइनस का 7% ही ओवरऑल डाउन हुआ है। तो उस तरह से देखें तो जो काफ़ी इम्पैक्ट है, जो डॉलर जो है उसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है मजबूत होने का अन्य देशों की मुद्रा पर पड़ रहा है। यदि हम डॉलर के मुकाबले रिसेंटली 2022 में देखें कि अन्य देशों की मुद्राएं जो वो कितनी ड्रॉप हुई हैं या वो कितनी कमज़ोर हुई हैं डॉलर की अपेक्षा, तो यदि हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो ये 7.5% डाउन हुई है। चीन की युआन की बात करें तो 8.7% डाउन हुई है। यदि हम यूरोपियन यूनियन के यूरो की बात करें तो 12% डाउन हुई है। यदि हम ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो 15% डाउन है। यदि हम जापान की येन की बात करें तो 20% डाउन है। और यदि हम पाकिस्तान के रुपए की बात करें तो ये डॉलर के मुकाबले 24% डाउन हुआ है। और लास्ट में यदि हम बात करें भारतीय रुपये की तो ये 7.5% जो है वो डाउन हुआ है। तो इस तरह से देखें तो भारत का जो रुपया है वो डाउन तो इसके प्रति हुआ है और डॉलर के, लेकिन जो है उतना ज़्यादा जो है इसमें गिरावट नहीं है जितनी अन्य देशों की मुद्रा में डॉलर की अपेक्षा गिरावट है। तरह से जो है कोई भी जो करेंसी है वो चेंज होती है। पहला होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और तीसरा होता है मैनेज एक्सचेंज रेट। यदि हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें तो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, यानी कि हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे RBI है, ये जो है किसी भी अन्य देश की मुद्रा की अपेक्षा हमारी मुद्रा का क्या प्राइस होगा उसको ये फिक्स कर देता है। ये हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, यानी कि मार्केट के ऊपर इसके आधार पर ये निर्धारित होता है कि इसकी आज की डेट में जो है कितना प्राइस जो है $1 का हमें कितने रुपए जो पे करने पड़ेंगे। तो ये मार्केट के अनुसार जो है इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। यदि हम मैनेज एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये होता तो मार्केट के अनुसार ही है, बट इसमें जो है सेंट्रल बैंक है, यानी कि जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो RBI है, ये जो है एक दर निर्धारित कर देता है कि 2% या 3% या 5 से 10% के बीच में ही इसका जो रेट है वो फ्लोट करेगा, यानी कि वोलेटाइल उसमें हो सकती है। तो इस तरह से 3 तरह का जो एक्सचेंज रेट रहता है इसी का जो है फॉलो करके किसी भी देश के अंदर मुद्रा से उसको जो है एक्सचेंज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो किसी भी देश की जो मुद्रा है उसके मजबूत होने और उसके कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो यदि हम मुख्य कारणों की बात करें तो सबसे पहले उस देश की जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की क्या स्थिति है। दूसरी यदि हम बात करें तो उसमें इन्फ्लेशन रेट कितना है। तीसरी यदि हम बात करें GDP की क्या ग्रोथ रेट है। चौथी यदि हम बात करें तो सर्विस सेक्टर की कितनी परफॉर्मेंस है। पाँचवीं यदि हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। और यदि हम छठी बात करें तो जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसकी क्या स्थिति है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से जो है किसी भी देश के जो बिल होता है, यानी कि आयात और इंपोर्ट बिल या एक्सपोर्ट बिल होता है, उसका जो है काफ़ी इफेक्ट उस पर पड़ता है। यदि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश की करेंसी के लिए, तो यदि हम ये पॉइंट व्यू से देखें तो जब इंडिया जो है क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है तो उसका 80% जो पेमेंट है वो डॉलर में इंडिया को करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि यदि हम इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ओवरऑल की बात करें तो इंडिया का जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट की जगह ज़्यादा है, यानी कि हमें जो है हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बिल कम है, तो इसलिए हमें जो है डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो उस डॉलर की डिमांड को हमें फील करना पड़ता है, तो इसलिए हमारे रुपये के प्रति जो है जो डॉलर है वो काफ़ी मजबूत रहता है। तो उसको देखें तो इस बिल को पेमेंट करने के लिए जो जब हमें डॉलर की डिमांड रहती है तो उसी वजह से जो है डॉलर जो है रुपये के प्रति मजबूत हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिसेशन की स्थिति 2023 और 24 में हमें लग रही है उसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या रिसेशन की स्थिति आने वाली है, क्या रिसेशन की ऐसी कोई स्थिति बन रही है। तो यदि हम इसकी देखें तो सबसे पहले हम यूएस में चलते हैं। हम यूएस के हालात की बात करें तो यूएस में प्रेजेंट टाइम में यूएस यूरोप में जो है अपने 40 साल के हाईएस्ट पीक लेवल पे, यानी कि जो महंगाई है वो है। यूएस में जो महंगाई है वो इस टाइम 8% है और जो यूरोप है वहाँ पे 11% है। यूएस में
महंगाई के 8% होने से हो क्या रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है, वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो 21% जो है अपने टॉप लेवल से नीचे गिर जाएगा। जब किसी देश का स्टॉक मार्केट अपने टॉप लेवल से 21 यानी कि 20% तक नीचे गिर जाता है तो वहाँ पे रिसेशन की स्थिति मान ली जाती है। हालांकि अभी वो बॉर्डर लाइन पे, इसलिए हम नहीं कह सकते कि अभी रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। हालांकि हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये हो भी चुका हो, लेकिन चूंकि अभी बॉर्डर लाइन है तो इसलिए नहीं कह सकते। और जो फेडरल बैंक है, जो जेरोम पावेल जी ने कहा भी है कि हम जो इस इंटरेस्ट रेट को जो है अभी जो है वो कम करने वाले नहीं है, इसको मार्च 2023 तक जो है इसको ये 4% से 5% तक भी जा सकता है। यदि ये और भी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे जाएगा तो उस वजह से क्या होगा कि जो डॉलर है वो अन्य देशों से जो इन्वेस्टर है वो और निकाल के जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे जो है डॉलर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो देखें तो यदि ऐसी स्थिति आती है और रिसेशन की स्थिति बनती है तो उसके हालात जो हैं यूएसए में 40% अभी के हिसाब से देखें तो 40% ऐसे स्थिति है कि वहाँ रिसेशन हो सकता है। यदि यूएसए में रिसेशन की स्थिति 2023-24 में बनती है तो यूरोप में उसके 60% चांस हैं कि वहाँ पे रिसेशन की स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो यूएसए का टारगेट है वो दूसरे जो है इनका टारगेट है कि महंगाई को ये 2% की जो इनका लेवल है उस तक लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो अभी इतनी आसानी से आ जाएगी। तो उस तरह से देखें तो काफ़ी इम्पैक्ट जो है इस रिसेशन, यदि रिसेशन की स्थिति होती है तो काफ़ी इम्पैक्ट जो है ग्लोबली जितने भी देश की और भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर अमेरिका में रिसेशन होता है, यूरोप में रिसेशन होता है तो फिर उसका जो प्रभाव है वो ग्लोबली अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं वो भी काफ़ी जो है दबाव में आएगी और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था वो काफ़ी दबाव में आएगी। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो रशिया यूक्रेन का जो विवाद है, अभी वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। जब तक ये बंद नहीं होगा जो एनर्जी का बिल है यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो हमेशा महंगा रहेगा। उसके महंगा होने से क्या होता है कि जो अन्य चीज़ें हैं वो भी काफ़ी महंगी हो जाती हैं और देशों में महंगाई बढ़ जाती है। अब हम देखें तो भारत के पॉइंट व्यू से देखें तो भारत के जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई उसको क्या स्टेप उठाने पड़ रहे हैं और वो क्या आगे इसमें स्टेप ले सकता है। तो यदि हम इसकी बात करें तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसने भी अपनी जो रेपो रेट है अभी बढ़ाई है और उसको रेपो रेट की यदि हम बात करें हाल ही में तो 5.90% चल रही है। तो हालांकि जिस तरह से फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए उस तरह से आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन यदि ऐसी स्थिति आती है तो आरबीआई को भी उसको फॉलो करते हैं कुछ इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। उसका कारण है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, यदि हम इसका पॉजिटिव फैक्टर की बात करें पहले, तो यदि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है फॉरेक्स जो है नहीं आएगा, यानी फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं आएगी, तो हम जो है अपना इंपोर्ट बिल जो है वो कैसे पे करेंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट जो है हमारे को बढ़ाने पड़ेंगे ही यदि ऐसी स्थिति आती है। तो दूसरा यदि हम इसका निगेटिव फैक्टर देखें तो निगेटिव फैक्टर यही है कि जो इंडियन यानी कि डोमेस्टिक कस्टमर है उनको जो लोन है वो महंगा मिलेगा और वो जो है फिर लोन लेने से थोड़ा सा पीछे हटेंगे और जो लोगों के पास जो लिक्विडिटी रहती है पैसे की वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसका ये निगेटिव फैक्टर। तो इस तरह से देखें तो ओवरऑल हम देखें तो आरबीआई जो है उस तरफ जो है काफ़ी अच्छे कदम उठा रहा है। और तो इस तरह से देखें दोस्तों तो इस सब ओवरऑल चीज़ों का जो है वो स्टॉक मार्केट, चाहे वो इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, ग्लोबली किसी अन्य देश का स्टॉक मार्केट हो, उस पर जो है इसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। दूसरा यदि हम देखें क्रिप्टो मार्केट तो पूरी तरह धराशायी हो ही चुका है। उसमें तो जो है लोगों ने जो उनके बाइनेंस अकाउंट थे या कोई भी जो पोर्टफोलियो अकाउंट थे वो खोलने ही बंद कर दिए हैं। तो उस तरह से देखें तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो हो सकता है कि यदि रिसेशन की स्थिति है तो इसका प्रभाव जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़े, चूँकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है यदि इंटरेस्ट रेट और फेडरल बैंक बढ़ाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो किसी भी देश से जो अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल के वो यूएसए में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस तरह से देखें दोस्तों तो ओवरऑल जो है इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से बनाएं कि आपको जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी कम ना हो जाए और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है आपकी उसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन लाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपका कोई भी कमेंट हो इस विषय पे, यदि आपको कोई कमेंट हो कि मेरी जो व्यक्तिगत सोच है वो क्या है, आप जो है क्या सोचते हैं, क्या रिसेशन आने वाला है, डॉलर के मुकाबले भी कितना इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर पड़ेगा, रुपए के ऊपर पड़ेगा, रुपया कितना और जो है वो कमज़ोर होगा डॉलर के अपेक्षा या डॉलर कितना और ज़्यादा मजबूत होगा, तो इस विषय में आप जो है कमेंट अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।